So today we did see oil settle higher for the fourth straight day. And of course, after that 2 million barrel per day cut that was announced by OPEC Plus this week. Saudi Arabia is jacking up the prices for the United States, that too for all grades of oil. Why such special treatment for US buyers? Last night was a 2% jump up in case of crude oil prices. But even with that, when you look at the weekly numbers, we are headed for a decline of 3.5%. आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से ऑयल प्राइसेस को लेके फिर से न्यूज चैनल्स पर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस 80 से 85 डॉलर्स पर बैरल की रेंज में स्टेबलाइज हो ही रहा था कि 2 हफ्तों पहले अराउंड 5 से 6 अक्टूबर कुछ ऐसा हुआ कि क्रूड ऑयल प्राइसेस तुरंत ही 93 डॉलर्स पर बैरल को टच कर गए और अभी भी क्रूड ऑयल प्राइसेस 90 डॉलर्स पर बैरल के मार्क से ऊपर ही हैं। और ये हुआ है वियना के किसी रूम में कुछ ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए गए डिलिबरेट डिसीजन की वजह से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओपेक और उनके एलाइज के बारे में, जिन्हें लोग द कार्टेल ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी कहते हैं। इन कंट्रीज जिन्हें कंबाइंड ओपेक प्लस बुलाते हैं, इन्होंने 5 अक्टूबर को 2 मिलियन बैरल्स पर डे से ऑयल के प्रोडक्शन को कट करने का फैसला लिया था और इस न्यूज के आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई और क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने लग गए। ओपेक का कहना है कि ये मूव वेस्ट में राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और वीक ग्लोबल इकोनॉमी के रिस्पॉन्स में लिया गया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओपेक प्लस के इस मूव के पीछे का मेन मकसद है आर्टिफिशियली ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लेट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओपेक और ओपेक प्लस है क्या, वो इतने पावरफुल कैसे हैं कि बस उनके एक मूव से ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट हो गई और वो इस तरह ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट कैसे कर पाते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में ऑयल और उसके प्राइसेस कैसे मूव करते हैं? हर कमोडिटी की तरह इसका जवाब भी सप्लाई और डिमांड होना चाहिए, राइट? और ये कुछ हद तक सही भी है। तभी तो अगर आप आज से 2.5 साल पहले जाएं तो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स चल रहे थे। इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद होने के कारण क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत लो थी और इसलिए तब एक पॉइंट ये भी आ गया था कि फ्यूचर्स मार्केट में ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे। और फिर इस साल की शुरुआत में रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बाद जैसे ही यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने रशियन ऑयल पे सैंक्शंस इंपोज किए, लिमिटेड सप्लाई की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस 130 डॉलर्स पर बैरल को भी क्रॉस कर गए थे। और फाइनली अभी कुछ महीनों से ग्लोबल रिसेशनरी फियर्स, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स के चलते फिर से लग रहा था कि क्रूड ऑयल की डिमांड में गिरावट आ सकती है, जिसके चलते ऑयल प्राइसेस ड्रॉप होके 80 से 85 डॉलर्स पर बैरल की रेंज में आ गए थे। लेकिन क्रूड ऑयल की एक खास बात है जो कि उसकी मार्केट को सप्लाई साइड से काफी ज्यादा डिक्टेटेड बना देती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस ज्यादा या फिर कम होता है तो उसकी डिमांड पर भी इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्राइसेस राइज होंगे तो उनकी सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी, लेकिन ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क भी आ जाए तब भी उसकी डिमांड में सिग्निफिकेंट फर्क देखने को नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑयल से पूरी दुनिया चलती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होने वाला पेट्रोल एंड डीजल, एनर्जी नीड्स और अनेक इंडस्ट्रीज में क्रूड ऑयल एक एलिमेंट्री रॉ मटेरियल और एनर्जी सोर्स है। इसलिए तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर या नीचे जाने से ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती हैं। टेक्निकली कहें तो ऑयल की डिमांड इनइलास्टिक है, यानी कि चाहे ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएं या नीचे, उसकी डिमांड रिलेटिवली अनचेंज्ड ही रहती है। तो अब अगर डिमांड कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो ऑयल के सप्लायर्स हैं उनके हाथों में प्राइसेस डिक्टेट करने की पावर आ जाती है। मतलब अगर ऑयल के दाम बढ़ाने हो तो सिंपली प्रोडक्शन को कम कर दो, डिमांड तो करीबन उतनी ही रहने वाली है, इसलिए प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ऑयल के प्राइसेस दरअसल डिमांड पे नहीं बल्कि ऑयल सप्लाई पर डिपेंडेंट है। अब आगे जाने से पहले आपको एक टर्म को बड़े अच्छे से समझना होगा, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी वो एक्सेस प्रोडक्शन वॉल्यूम होती है जो एक देश या ऑयल प्रोड्यूसर 30 दिनों के अंदर अचीव कर सकता है और उस एक्सेस कैपेसिटी को एटलीस्ट 90 डेज तक सस्टेन भी कर सके। आसान भाषा में समझे तो एक ऑयल प्रोड्यूसर की स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी के जरिए हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन वॉल्यूम को कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं
और जिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है वो क्रूड ऑयल मार्केट को डिक्टेट और मैनेज करते हैं, क्योंकि हमने अभी समझा कि कैसे ऑयल मार्केट एंटायरली सप्लाई पे डिपेंडेंट है। क्या आपको पता है कौन सी कंट्री के पास हाईएस्ट स्पेयर कैपेसिटी है? और क्या आपको ये पता है कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है? वीडियो पॉज करके कमेंट्स में बताइए। दोनों सवालों का जवाब एक ही है, सऊदी अरेबिया। हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया के पास हमेशा से ही 1.5 to 2 मिलियन बैरल्स पर डे की स्पेयर कैपेसिटी रही है, यानी कि सऊदी अरेबिया के पास वो पार है कि जरूरत के समय वो एक्स्ट्रा डिमांड को केटर करने या क्रूड ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें। और दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर होने की वजह से ऑयल प्राइसेस सऊदी अरेबिया द्वारा ऑयल प्रोडक्शन में हुए चेंजेस के साथ चलते हैं। लेकिन क्या सऊदी अरेबिया अकेला ही वर्ल्ड के ऑयल मार्केट को डोमिनेट करता है? जी नहीं। और यहाँ पे आता है ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक 13 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो 1960 में शुरू किया गया था। मगर ओपेक की शुरुआत क्यों हुई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑयल जितनी वैल्यूएबल कमोडिटी प्रोड्यूस करने के बावजूद कई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अच्छे प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रही थी। इसका कारण है कि ऑयल मार्केट पहले कुछ ही मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज द्वारा डोमिनेटेड था, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था। इनमें मेनली वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनीज इंक्लूडेड थी। लेकिन 1960 में कुछ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने इन कंपनीज के खिलाफ खड़े होने की ठान ही ली और इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने मिलकर ओपेक की शुरुआत की। ओपेक को शुरू किया गया था दुनिया भर में ऑयल के प्राइस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, कंज्यूमर्स को पेट्रोलियम का रेगुलर और इकोनॉमिक सप्लाई करना और ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए स्टेडी इनकम इंश्योर करना। और 1960 में 5 कंट्रीज से शुरू हुआ ओपेक देखते ही देखते आज 13 कंट्रीज का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन चुका है, जिसमें अल्जीरिया, लिबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं। इसके अलावा 2016 में ओपेक ने दुनिया के टॉप 10 नॉन ओपेक ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस के साथ मिलकर और भी स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाया, जिसे ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंगली ओपेक प्लस में रशिया भी शामिल है और रशिया के अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जैसे अजरबैजान, बहरीन, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान एटसेट्रा। ओपेक प्लस में इतनी सारी टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की प्रेजेंस होने की वजह से आज वो वर्ल्ड ऑयल मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के काबिल बन गए हैं। अगर मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ओपेक प्लस के पास वर्ल्ड के 50% ऑफ ऑयल सप्लाई और ऑलमोस्ट 90% ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स का कंट्रोल है। यानी कि ओपेक प्लस के नाम का ये कार्टेल ग्लोबल ऑयल मार्केट में सप्लाई साइड डोमिनेंस एंजॉय करता है। और हमने अभी समझा था कि कैसे ऑयल मार्केट में सप्लाई को वेरी करके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ ओपेक प्लस ने अभी किया है, अपने ऑयल प्रोडक्शन को 2 मिलियन बैरल्स पर डे के रेट से रिड्यूस करने की अनाउंसमेंट करके। 2 मिलियन बैरल्स पर डे पूरी दुनिया के टोटल सप्लाई का 2% बनता है। ये सुनने में छोटा नंबर लग रहा होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन आखिर ओपेक ने ये डिसीजन क्यों लिया? जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, पूरी दुनिया में हाई इन्फ्लेशन की वजह से सभी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर रहे हैं और रेट हाइक करने के बावजूद यूएस और यूके जैसी मेजर वेस्टर्न कंट्रीज हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई हैं, जो और ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है। इस वजह से आज कई बड़ी इकोनॉमीज, खासकर यूएस, रिसेशन के बॉर्डर पर आके खड़े हो चुके हैं। इन्हीं फेयर्स की वजह से ऑयल प्राइसेस काफी टाइम से 80 से 85 डॉलर्स पर बैरल की रेंज में ही चल रहे थे। और अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस रिसेशन में चली गई तो ऑयल की डिमांड शार्पली ड्रॉप हो जाएगी और ऐसे में ऑयल प्राइसेस और ज्यादा नीचे चले जाएंगे, जिससे इन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की इनकम सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट होगी। लेकिन ऑयल प्रोडक्शन में इस कट की वजह से ऑयल प्राइसेस राइज हुए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी का खर्चा और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ओपेक प्लस की इस अनाउंसमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन आखिर बाकी कंट्रीज ओपेक प्लस को काउंटर क्यों नहीं कर पाती, आइए समझते हैं। क्या आपको पता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है भला, होगी कोई ओपेक प्लस कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया या रशिया? गलत, जवाब है यूएसए। सिमिलरली चाइना भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करता है और ना सिर्फ यूएस और चाइना बल्कि और भी ऐसी कई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो फिर ये कंट्रीज मिलकर ओपेक प्लस के इस प्रोडक्शन कट को काउंटर क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि ऑयल को आप मार्केट में तभी सेल कर पाओगे ना जब वो आपकी खुद की डिमांड से ज्यादा हो।
इंटरेस्टिंगली यूएसए सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने के साथ साथ सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम भी करता है। और गौर करने वाली बात यह है कि यूएसए की प्रोडक्शन के कंपैरिजन में उसका कंजम्पशन कहीं ज्यादा है। मतलब यूएसए को अपनी एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही केस चाइना के साथ है और यही कारण है कि बाकी कंट्रीज के लिए ओपेक प्लस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। खैर, ये तो हुई दुनिया भर की बातें, पर क्या इंडिया इस डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स ले रहा है? क्योंकि इंडिया के लिए ये सिचुएशन एक चिंता का कारण बन सकती है। Do we have concerns? This is in respect to your oil question. Look, we have concerns about the price of oil. But we are a $2,000 per capita economy. The price of oil is breaking our back. If you are clear about your policy, which means you believe in energy security and energy affordability, you will buy from wherever you have to. Our purchases of energy from sources which were hitherto unheard of, we are in discussions with them. We will also acquire assets outside. इंडिया अपनी 85% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करता है और बढ़ते ऑयल प्राइसेस का मतलब है बढ़ता हुआ इंपोर्ट बिल, डेप्रिशिएटिंग रुपी और राइजिंग इन्फ्लेशन। और जैसा कि हमने हमारे रीसेंट वीडियो में कवर किया था, जो बाय द वे अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके चेक करिए, इंडिया के डिमिनिशिंग फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलरेडी हमारे लिए एक चैलेंज बन चुके हैं। हालांकि इंडिया ने ऑलरेडी ओपेक कंट्रीज के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस कम करना शुरू कर दिया है। इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में ओपेक कंट्रीज का शेयर लगातार कम होता जा रहा है। इंडिया ने पिछले कुछ महीनों में रशिया से अपने ऑयल इंपोर्ट्स इंक्रीज किए हैं क्योंकि रशियन ऑयल हमें डिस्काउंट पे मिल रहा था। इसके अलावा इंडियन कंपनीज ने कोलंबिया और ब्राजील जैसी साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ भी नई ऑयल सप्लाई डील साइन की हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को सऊदी अरेबिया के फॉर्मर पेट्रोलियम एंड मिनरल रिसोर्सेज मिनिस्टर अहमद जकी यमानी के कोट से एंड करते हैं। द स्टोन एज डिड नॉट एंड बिकॉज वी रैन आउट ऑफ स्टोन्स एंड द एज ऑफ ऑयल वोंट एंड बिकॉज वी रैन आउट ऑफ ऑयल। आशा करते हैं ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। हम आपके लिए इसी तरह से सिंपल और फन वे में फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी बातें लेकर आते रहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट और इकोनॉमी के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.